नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में 2 दक्षिण अफ्रीकी चीते छोड़े गए। आरबीआई गवर्नर ने वैश्विक बाजारों में व्यापक परिवर्तन को देखते हुए भारत के वित्तीय बाजारों की कार्यप्रणाली से जुड़ी चिंताओं को रेखांकित किया। भारत का पहला फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर यानी 500 मेगावाट 2026 तक चालू हो जाएगा। नीति आयोग के एक सदस्य ने खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जीएम फसलों को अपनाने का समर्थन किया। यूनेस्को ने 16 नए ग्लोबल जियोपार्क को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क यानी जीजीएन में शामिल किया। जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी के ध्रुव 27 मीटर तक खिसक सकते हैं। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में 2 दक्षिण अफ्रीकी चीते छोड़े गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते स्थानांतरित किए गए हैं। इन चीतों को मूल रूप से प्रोजेक्ट चीते के तहत फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाया गया था। सबसे पहले प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात करते हैं। ये 2022 में शुरू की गई एक ऐतिहासिक वन्यजीव संरक्षण पहल है। इसका उद्देश्य 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में विलुप्त हो चुके चीतों को भारत में फिर से बसाना है। इस परियोजना को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें तकनीकी सहायता भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII प्रदान करता है। 2023 में गठित प्रोजेक्ट चीता संचालन समिति परियोजना की निगरानी, मूल्यांकन और परामर्श का कार्य करती है। आपको बता दें कि एनटीसीए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन 2006 में संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देखें तो सुरक्षित पर्यावासों में चीतों की प्रजननशील आबादी बसाना, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां ये ऐतिहासिक रूप से पाए जाते थे। दूसरा, खुले वन और सवाना घास भूमियों को पुनर्बहाल करने हेतु चीते को एक फ्लैगशिप और अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में उपयोग करना। साथ ही प्रोजेक्ट चीता का इको डेवलपमेंट और इको टूरिज्म के लिए उपयोग करना, ताकि स्थानीय समुदायों की आजीविका को बढ़ाया जा सके। खबर के अंत में चीते के बारे में भी बात कर लेते हैं। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी है। ये भारत में विलुप्त होने वाला एकमात्र बड़ा मांसाहारी जीव है। चीता 1952 में भारत से विलुप्त हो गया था। ये साइट्स के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है और अन्य बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे शेर, बाघ, तेंदुए, प्यूमा और जगुआर के विपरीत चीते दहाड़ते नहीं हैं। वर्तमान में केवल ईरान के पूर्वी शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में पुनः बसाए गए चीतों की उपस्थिति है। संपूर्ण अफ्रीकी महाद्वीप में घास के मैदानों, झाड़ियों और खुले वनों में पाए जाते हैं। विशेषकर बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में इनकी आबादी अधिक है। आपको बता दें कि वर्तमान में चीतों की 2 प्रजातियां मौजूद हैं। पहली अफ्रीकी चीता जो IUCN में वनरेबल है और एशियाई चीता जिसकी IUCN स्थिति क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। आरबीआई गवर्नर ने वैश्विक बाजारों में व्यापक परिवर्तन को देखते हुए भारत के वित्तीय बाजारों की कार्यप्रणाली से जुड़ी चिंताओं को रेखांकित किया। वित्तीय बाजार यानी कैपिटल मार्केट पूंजी जुटाने तथा बॉन्ड्स, स्टॉक्स, विदेशी मुद्रा तथा डेरिवेटिव जैसे वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद बिक्री के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। भारत के वित्तीय बाजार की समस्याएं देखें तो पहला है सरकारी प्रतिभूति यानी G-Sec बाजार। इसमें विविधता की कमी को देखें तो केवल कुछ प्रतिभूतियों की ही अधिक खरीद बिक्री होती है। इसकी वजह से लंबी अवधि की प्रतिभूतियों में कारोबार कम होता है। वहीं सेकेंडरी मार्केट में कम भागीदारी को देखें तो सेकेंडरी मार्केट में कारोबार मुख्यतः बैंकों और प्राथमिक डीलर्स द्वारा किया जाता है। इससे टर्नओवर अनुपात कम होता है। टर्नओवर अनुपात का अर्थ है एक वर्ष में किसी बॉन्ड की कुल खरीद बिक्री और निवेशकों के पास रखे बॉन्ड का अनुपात। अगला है मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार। इसमें पहला है कॉल मनी मार्केट में तरलता यानी कारोबार की संख्या घटती जा रही है। कॉल मनी में धन का लेन देन या निवेश एक दिवसीय आधार पर किया जाता है। दूसरा है टर्म मनी मार्केट। ओवरनाइट मार्केट यानी अल्पकालिक ऋण या निवेश पर अत्यधिक निर्भरता देखी जाती है। साथ ही जोखिम मुक्त टर्म लोन का अधिक विकास नहीं हो पाया है, जबकि यह ब्याज दर उत्पादों के मानक मूल्य निर्धारण के लिए जरूरी है। यहाँ टर्म मनी से आज से 14 दिनों से अधिक की अवधि के लिए फंड उधार लेना या देना है। तीसरा है अलग अलग मनी मार्केट दरों में अंतर, जैसे कि कॉल मनी रेट, मार्केट रेपो रेट और ट्राई पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम यानी कि TREPS रेट में अंतर देखा जाता है। ट्राई पार्टी रेपो वास्तव में एक पुनर्खरीद समझौता है। इसमें थर्ड पार्टी ऋणी और ऋणदाता के बीच मध्यवर्ती की भूमिका निभाती है। थर्ड पार्टी कोलेट्रल, भुगतान और निपटान जैसी प्रक्रियाएं देखती है। फिर बात करते हैं विदेशी मुद्रा यानी FX बाजार की।
लघु और बड़े ग्राहकों के लिए प्राइसिंग में अंतर देखा जाता है। साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाले नियमों एवं निर्देशों का अक्सर उल्लंघन किया जाता है। अब डेरिवेटिव बाजार को देखें तो कारोबार के मामले में इनका आकार अभी छोटा है, जीडीपी में इनकी हिस्सेदारी भी कम है, डेरिवेटिव उत्पादों की संख्या कम है, खरीद बिक्री के लिए उत्पाद कम है यानी तरलता की कमी है आदि। आइए अब इसकी आगे की राह को भी समझ लेते हैं। डेरिवेटिव बाजारों में सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट यानी SORR का विकास किया जाना चाहिए। सरकारी प्रतिभूति G-Sec बाजार में रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। इस दिशा में RBI रिटेल डायरेक्ट सुविधा एक सही प्रयास है। RBI द्वारा तरलता बढ़ाने के उपायों का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने में बैंकों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। भारत का पहला फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर यानी 500 मेगावाट 2026 तक चालू हो जाएगा। आपको बता दें, तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित यह संयंत्र भारत के 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण का आरंभ करेगा। चलिए अब इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में विस्तार से जानते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2003 में हुई, जब सरकार ने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR के निर्माण और संचालन के लिए भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी भाविनी की स्थापना की थी। इससे पहले प्रथम चरण का कार्यान्वयन भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी NPCIL द्वारा किया गया था। तो आखिर यह फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर कैसे काम करता है? इस रिएक्टर में ईंधन के रूप में देश में उत्पादित यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड यानी MOX का और कूलेंट के रूप में तरल सोडियम का उपयोग किया जाता है। इसमें ईंधन कोर के चारों ओर मौजूद यूरेनियम 238 का आवरण न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की प्रक्रिया से गुजरता है, जिससे और अधिक ईंधन का उत्पादन होगा। इसलिए इसे ब्रीडर कहा जाता है। अब सवाल यह है कि यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले ये तीसरे चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त करता है। यह रिएक्टर थोरियम 232 जैसे गैर विखंडनीय पदार्थ को विखंडनीय यूरेनियम 233 में बदलकर तीसरे चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से भविष्य में तीसरे चरण के लिए आवश्यक यूरेनियम 233 ईंधन तैयार किया जाता है। दूसरा, ये तकनीकी उन्नति का प्रतीक है। रूस के बाद भारत वाणिज्यिक तौर पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का संचालन करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। इसके अलावा ये रिएक्टर परमाणु अपशिष्ट को कम करने में भी मदद करता है, क्योंकि इस पे प्रथम चरण के उपयोग किए जा चुके ईंधन का पुनः उपयोग किया जाता है। साथ ही भारत में थोरियम के विशाल भंडार मौजूद हैं और इस रिएक्टर की शुरुआत से ईंधन के आयात में कमी आएगी। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि भारत का 3 चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्या है। डॉक्टर होमी जे भाभा को भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने 1950 के दशक में 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के सीमित यूरेनियम संसाधनों और प्रचुर थोरियम भंडार का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना था। पहले चरण में दाबित भारी जल रिएक्टर यानी PHWRs के माध्यम से प्राकृतिक यूरेनियम यानी U-235 का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जबकि शेष 99.3% U-238 को प्लूटोनियम 239 में बदला जाता है। दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में Pu-239 और U-238 के मिश्रण का उपयोग कर ऊर्जा और अधिक Pu-239 का उत्पादन होता है। जब पर्याप्त Pu-239 भंडारित हो जाता है तो थोरियम 232 का उपयोग शुरू होता है। तीसरे चरण में एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर यानी AHWRs के माध्यम से थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदला जाता है, जो मुख्य ईंधन के रूप में कार्य करता है। ये कार्यक्रम भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करता है और परमाणु अपशिष्ट के पुनः उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। नीति आयोग के एक सदस्य ने खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए GM फसलों को अपनाने का समर्थन किया। आइए पहले ये जानते हैं कि GM फसल क्या है। GM फसलें आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो GM फसलें ऐसे पादप होते हैं जिनके DNA को वांछित गुण का समावेशन करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके बदला गया होता है। उदाहरण के लिए फसलों को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उत्पादक बनाए रखने तथा कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए उपयुक्त तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि ट्रांसजेनिक्स आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों की एक पद्धति है। इसके तहत किसी फसल में किसी अन्य प्रजाति का एक या अधिक DNA अनुक्रम कृत्रिम रूप से प्रवेश कराया जाता है। उदाहरण के लिए बीटी कपास में एक बैक्टीरिया से प्राप्त जीन को प्रवेश कराया गया है। ऐसे में अगर भारत में GM फसलों की अनुमति को देखें तो भारत में बीटी कपास एकमात्र GM फसल है जिसकी खेती की मंजूरी दी गई है।
वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने शाकनाशी सहिष्णु जीएम सरसों DMH11 को कुछ शर्तों के साथ परीक्षण की अनुमति दी थी। हालांकि इस मंजूरी को वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में जीएम फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का सुझाव दिया है। चलिए अब ये जानते हैं कि खाद्य तेलों के उत्पादन के लिए जीएम फसलों को अपनाने की आवश्यकता क्यों है। पहला है बढ़ती खपत, कम उत्पादन। भारत में प्रति व्यक्ति खाद्य तेल की खपत 19.7 किलोग्राम प्रति वर्ष तक पहुंच गई है। इस मांग की पूर्ति घरेलू उत्पादन से नहीं हो पा रही है। बढ़ती जनसंख्या तथा शहरों में बढ़ती आबादी से भविष्य में खाद्य तेलों की मांग और बढ़ेगी। दूसरा है आयात पर अधिक निर्भरता। भारत में खाद्य तेल की कुल मांग का 55 से 60% आयात से पूरा होता है। खाद्य तेल के लिए आयात पर अधिक निर्भरता से खाद्य सुरक्षा एवं आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। तीसरा है अल्पकालिक आत्मनिर्भरता। भारत ने 1990 के दशक की शुरुआत में पीली क्रांति यानी कि येलो रिवॉल्यूशन के दौरान तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी। हालांकि यह स्थिति अधिक समय तक नहीं बनी रही। अब इसके उपाय देखें तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन यानी कि NMEO ऑयल सीड्स की कार्य नीतियों में जीनोम एडिटिंग को अपनाने का उल्लेख किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य 2030 से 31 तक देश में 25.45 मिलियन टन खाद्य तेल उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यूनेस्को ने 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क यानी GGN में शामिल किया। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क यानी UGGP की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर यूनेस्को ने 11 देशों के 16 नए स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क यानी GGN में शामिल किया है। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क यूनेस्को के तहत स्थापित एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ है। ये उन नैतिक मानकों की स्थापना करता है जिन्हें ग्लोबल जियो पार्क द्वारा अपनाया जाना चाहिए। चलिए जानते हैं GGN में शामिल किए गए प्रमुख जियो पार्क्स के बारे में। पहला है चीन का कंबुला जियो पार्क। यह किंघई तिब्बत पठार के किनारे स्थित है। इसमें बेहतर तरीके से संरक्षित प्राचीन मैक्सियो ज्वालामुखी और पीली नदी शामिल है। दूसरा है उत्तर कोरिया का माउंट पैक्टू। यह जियो पार्क उस जगह स्थित है जहां लगभग 1000 ईस्वी में मिलेनियम विस्फोट हुआ था। मिलेनियम विस्फोट अब तक रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे बड़े विस्फोटों में से एक है। इसके अलावा सऊदी अरब का उत्तरी रियाद जियो पार्क भी सूची में शामिल है। यह तुवेक पर्वत के आधार पर स्थित ओबेथुरान घाटी, जिसे वादी ओबेथुरान भी कहते हैं, एक हरा भरा भंडार है। ये घाटी न केवल स्थानीय जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इसमें प्राचीन प्रवाल भित्तियों के पारिस्थितिक तंत्र भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स यानी UGGP की। इसकी शुरुआत 2015 में इंटरनेशनल जियो साइंसेज एंड जियो पार्क्स प्रोग्राम यानी IGGP के एक प्रमुख घटक के रूप में की गई थी। UGGPs ऐसे एकल व एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के परिदृश्यों को संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास की समग्र अवधारणा के साथ प्रबंधित किया जाता है। इनका प्रबंधन राष्ट्रीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त किसी विधिक निकाय द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि UGGP का दर्जा स्थायी नहीं होता बल्कि प्रत्येक 4 साल में इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की सदस्यता इनके लिए अनिवार्य है। वर्तमान में 50 देशों में 229 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स हैं। भारत में एक भी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी के ध्रुव 27 मीटर तक खिसक सकते हैं। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवीय बर्फ काफी तेजी से पिघल रहे हैं। इसके कारण पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों यानी कि ज्योग्राफिकल पोल्स की स्थिति में बदलाव आ सकता है। लेकिन पहले समझते हैं कि ये भौगोलिक ध्रुव आखिर होते क्या हैं। भौगोलिक ध्रुव पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के दोनों सिरों पर स्थित है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। यह काल्पनिक रेखा पृथ्वी की सतह से 2 स्थानों पर मिलती है। इन बिंदुओं को भौगोलिक ध्रुव या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। साथ ही भूपर्पट्टी के संबंध में पृथ्वी के घूर्णन ध्रुव की गति को ध्रुवीय गति यानी कि पोलर मोशन कहा जाता है। अब जानते हैं कि ध्रुव आखिर क्यों खिसक रहे हैं। दरअसल पृथ्वी का घूर्णन पूरी तरह से स्थिर नहीं है। पृथ्वी पर मौजूद द्रव्यमान के वितरण में परिवर्तन के कारण इसमें उतार चढ़ाव होता है। पृथ्वी के घूर्णन में उतार चढ़ाव कुछ कारणों से हो सकता है, जैसे कि वायुमंडलीय दबाव या समुद्री धाराओं में उतार चढ़ाव, कोरमेंटल डायनेमिक और ग्लेशियर केप यानी कि बर्फ की टोपियों और ग्लेशियरों का पिघलना। आपको बता दें कि एक अध्ययन के अनुसार बर्फ पिघलने और महासागरीय द्रव्यमान में परिवर्तन के कारण वर्ष 2100 तक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव 12 से 27 मीटर तक खिसक सकते हैं। इसका प्रमुख कारण ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ का पिघलना है।
इनके साथ साथ छोटे ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना भी एक प्रमुख कारण है। खबर के आखिर में बात करते हैं ध्रुवों के खिसकने के संभावित प्रभावों की। सबसे पहला है नेविगेशन में जटिलता। ध्रुवों के खिसकने से उपग्रह आधारित नेविगेशन और अंतरिक्ष दूरबीन प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि ये सटीक स्थिति के लिए पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर होते हैं। दूसरा है दिन की अवधि में वृद्धि। बर्फ के पिघलने के कारण पृथ्वी के ध्रुवों से द्रव्यमान भूमध्य रेखा की ओर स्थानांतरित हो रहा है। इसके कारण पृथ्वी थोड़ी चपटी हो जाती है। द्रव्यमान के इस पुनर्वितरण से पृथ्वी के घूर्णन की गति धीमी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दिनों की लंबाई बढ़ जाती है। वर्ष 2000 के बाद से दिनों की अवधि में वृद्धि की दर तेज हो गई है। वर्तमान में हर 100 वर्षों में दिन लगभग 1.33 मिलीसेकंड लंबे हो रहे हैं, जो पिछली शताब्दी की तुलना में अधिक तीव्र गति है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे ब्राजील की, जिसकी राजधानी है ब्रासिलिया। ब्राजील में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। यह अटलांटिक महासागर के किनारे पर स्थित है। चिली और इक्वाडोर को छोड़कर दक्षिण अमेरिका के सभी देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। वहीं अब अगर इसकी भौगोलिक विशेषताएं देखें तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों इससे होकर गुजरती है। इसकी प्रमुख नदियों में दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणाली अमेज़न ब्राजील से होकर बहती है। इस नदी के किनारे दुनिया के प्राकृतिक रूप से विकसित वर्षावन है। अब अगर इसकी जलवायु को देखें तो उत्तर पूर्वी शुष्क क्षेत्र को छोड़कर इसके ज्यादातर भाग में आर्द्र उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। वहीं खनन की दृष्टि से ब्राजील विश्व में नियोबियम का शीर्ष उत्पादक है। इसके अलावा यह लौह अयस्क, मैंगनीज, टेंटालाइट और बॉक्साइट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। चीन ने दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी के विवादास्पद स्कारबोरो शोल जल क्षेत्र में फिलीपींस पर घुसपैठ करने का आरोप लगाया है। स्कारबोरो दक्षिण चीन सागर का सबसे बड़ा एटोल है। सरकार ने प्रोजेक्ट एवोल्यूशन के तहत इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप्स को अनुदान प्रदान किया। एवोल्यूशन से आशय है स्टार्टअप्स के नेतृत्व वाले इलेक्ट्रिक वाहन समाधान यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉल्यूशंस लेड बाय स्टार्टअप्स कार्यक्रम। भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट ने प्रक्षेपण के 50 वर्ष पूरे किए। इस सैटेलाइट का निर्माण इसरो यानी ISRO ने एक्सरे, एस्ट्रोनॉमी, वायुमंडलीय विज्ञान और सोलर फिजिक्स में प्रयोग करने के लिए किया था। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप फिलीपींस को सौंपी। यह भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई मिसाइल है। इसरो के सैटेलाइट कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस यानी CROP ने भारत में गेहूं की फसल के रकबा क्षेत्र और उत्पादन का आकलन किया। भारतीय वायुसेना अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग ले रही है। यह एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE द्वारा किया जा रहा है। हैदराबाद तेलंगाना में उस्मानिया विश्वविद्यालय यानी OU का आर्ट्स कॉलेज भवन अपने बाहरी डिजाइन के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त करने वाला भारत का तीसरा भवन बन गया है। इसके पहले 2 भवन ताजमहल पैलेस होटल और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैं। कोकबोरोक साहित्य परिषद ने कोकबोरोक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।